हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे और देखिए पर्यावरण अध्ययन के जो भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन के जो क्वेश्चन है वो उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे सीटेट है आपका, यूपीएससी है, आरपीएससी है, आरएएस है, यूपीपीसी पीसीएस है, रेलवे एग्जाम है, जनरल साइंस का कोई एग्जाम है, या फिर आरकेसी फर्स्ट एड है, या पीजीटी एग्जाम है या टीजीटी एग्जाम है, तो वहाँ पर पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट भी हैं और इनको याद रखना भी जरूरी होता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन की प्रश्नोत्तरी, और सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो देखिए, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा दक्षता किस स्रोत में होती है, यानी ऊर्जा दक्षता जो है वो कौन से स्रोत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा दक्षता पाई जाती है? पवन ऊर्जा, कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। तो देखिए, इन सभी में ऊर्जा के स्रोत तो सभी हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा दक्षता होती है वह होती है पवन ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। पवन ऊर्जा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा दक्षता पाई जाती है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, एक तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और एक पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाता है। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो लागू हुआ था 1972 में, 1972 में वन्य जीव संरक्षण लागू हुआ, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था वो हुआ था 1986 में। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। अगला है कि बायोगैस किससे प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ पे हम इस टर्मिनोलॉजी को समझें तो बायो प्लस गैस, यानी ऐसी गैस जो जीवित पदार्थों से प्राप्त होती है। अब जीवित पदार्थ का मतलब क्या होगा कि जीवित जीवों के द्वारा जो अपशिष्ट क्रिएट किया जाता है उसके द्वारा, जैसे कूड़ा करकट, गोबर, ठीक है, गाय भैंसों का जो अपशिष्ट है गोबर, उससे बायोगैस हम प्राप्त करते हैं। तो कोयले से, कोयला तो जीवाश्म ईंधन है, तो इससे बायोगैस प्राप्त नहीं होती है। पेट्रोलियम पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, खनिज तेल जीवाश्म ईंधन है, जैविक अपशिष्ट से क्या होगी? बायोगैस प्राप्त होती है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा स्रोत है जो जल प्रदूषण नहीं करता है? कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट से जल प्रदूषण होता है, घरेलू अपशिष्ट से भी जल प्रदूषण होता है, औद्योगिक अपशिष्ट से भी जल प्रदूषण होता है, लेकिन वृक्षारोपण से कभी भी जल प्रदूषण नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान किस प्रकार बढ़ता है। देखिए, सबसे पहले बात है कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। मान लीजिए ये अर्थ है और ये हमारा सूर्य है। सूर्य से प्रकाश की किरण आती हैं और हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल से पुनः प्रकाश की किरण ऊष्मा के रूप में पृथ्वी पर आती हैं, तो उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो अगर हम ऑप्शन में देखें कि ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती हैं, तो ये गलत है। दूसरा है, ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की ऊष्मा को फंसाकर पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं, ये सही है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की ऊष्मा को अंतरिक्ष में बखेर देती है, ये भी गलत है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें मतलब ऊष्मा के रूप में क्या है, जो सूर्य की ऊष्मा है उसको पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं और जिससे पृथ्वी का औसत तापमान है वो बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैसें केवल ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये भी क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखिए। जितनी भी पर्यावरण से अध्ययन से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे ग्रीन हाउस गैस हो चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो। आगे हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है सतत विकास। सतत विकास, सतत विकास का अर्थ होगा कि भाई हम किसी भी देश में ऐसी योजनाएं बनाएं कि वह देश आर्थिक तरक्की तो करे लेकिन पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, और भविष्य को देखकर हम अपने संसाधनों का उपयोग लें, तो उसे हम बोलते हैं सतत विकास बोलते हैं। तो चलिए हम इन ऑप्शन पे गौर करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन, ये गलत है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा दोहन हो जाएगा तो आने वाले समय में संसाधन खत्म भी तो हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित विकास, ये बिल्कुल सही है। वनों की कटाई और शहरीकरण, ये गलत है। तीव्र औद्योगिकरण, ये गलत है, क्योंकि इनसे भी क्या होगा? पर्यावरण का नुकसान होगा। तो यानी ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण का नुकसान ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम बात करें किसके कारण वायुमंडलीय ओजोन परत को नुकसान होता है। देखिए, ओजोन परत में छिद्र होने का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल की निचली परत को ओजोन परत कहते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। यही कारण है कि ओजोन छिद्र भी कहाँ देखे गए हैं? ध्रुवों पर। और सबसे ज़्यादा पहले ओजोन छिद्र जो देखा गया था 1984 में अंटार्कटिका पर देखा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि पृथ्वी के लिए कौन सी गैस लाभकारी है जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? हमें अभी बात बता रहे थे कि ओजोन गैस समताप मंडल की निचली परत में पाई जाती है और जो सूर्य से जो आने वाली जो पराबैंगनी किरण है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको अवशोषित कर पृथ्वी पर हानिकारक प्रभावों से पृथ्वी को बचाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव गतिविधि वनों की कटाई का प्रमुख कारण है? देखिए, ऐसी कौन सी मानव गतिविधि के बारे में बात कर रहा है कि किस गतिविधि से वनों की कटाई हो रही है? मछली पकड़ने से कोई वनों की कटाई का संबंध नहीं है। कृषि विस्तार, कृषि के लिए जो वनों को काटा जाता है उसे हम बोलते हैं कृषि विस्तार, तो यह एक सही उत्तर है। खनन गतिविधियों से वनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऊर्जा उत्पादन से वनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट हम बात करें पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, इसका उद्देश्य होता है कि भाई EIA का मतलब होता है कि कोई भी विकास योजना जो लागू की गई है वह पर्यावरण पर क्या प्रभाव डाल रही है, इस बात का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? EIA कहलाता है। चलिए हम ऑप्शन पर विचार करते हैं। वनों की कटाई को प्रोत्साहित करना, ये गलत है। विकास परियोजना का पर्यावरण पर प्रभाव, सही है। नई प्रजातियों की खोज करना, ये गलत है। वायुमंडल को साफ रखना, ये भी क्या है? गलत है इसके अकॉर्डिंग, EIA के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम बात करें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? देखिए, हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट है वह नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया। नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट का कंसेप्ट दिया। और देखिए, हॉटस्पॉट उस विशेष स्थान को कहा जाता है जहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम भारत में हॉटस्पॉट की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से 2 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। कभी-कभी पेपर में अगर पूछ लिया जाए तो 3 हॉटस्पॉट भी इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। 2 हॉटस्पॉट कौन से हैं? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। 2 हॉटस्पॉट कौन से? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। लेकिन तीसरा जो हॉटस्पॉट है वो हो जाएगा इंडो लंका बर्मा क्षेत्र, जिसमें इंडिया का 60% हिस्सा है। तो 3 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा और 2 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली अगर पूर्णतः भारत में बात की जाए तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो 2 ऐसे स्थान है जहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो हॉटस्पॉट है। तो हॉटस्पॉट का अर्थ क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नाइट्रोजन चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? देखिए, नाइट्रोजन चक्र में अगर हम कभी भी पढ़ते हैं नाइट्रोजन चक्र, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु पढ़ते हैं, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, है ना, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, इस तरह के जीवाणुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवाणु ही नाइट्रोजन चक्र को संचालित करते हैं। तो बैक्टीरिया मुख्य रूप से नाइट्रोजन चक्र संचालित करने के उत्तरदायी होते हैं। तो यही कारण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? देखिए, वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। औद्योगिकरण से भी, क्योंकि कार्बन धुआं बाहर निकलता है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयला जब जलता है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अतिरिक्त मात्रा में जो वृद्धि होती है उसके कारण क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट आते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी जो गैस है वो कौन सी है? वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करें, किस प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अवशोषित किया जाता है? तो देखिए, एकमात्र प्रक्रिया जिसमें पेड़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। और वह जो प्रक्रिया है वह है फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रक्रिया? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो श्वसन में तो भोजन को तोड़ा जाता है और प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है। अपघटन से इस बात का कोई अर्थ नहीं है, जलवाष्पन से भी इस बात का कोई अर्थ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, भूमि के कटाव का मुख्य कारण क्या है? वर्षा से मृदा अपरदन होती है, लेकिन कम मात्रा में। ये राइट आंसर नहीं है। हवा से मृदा अपरदन होता है लेकिन कम मात्रा में। और वनों की कटाई से मृदा अपरदन मुख्य रूप से होती है। और समुद्र की लहरों से मृदा अपरदन होता है लेकिन कम मात्रा में। तो प्रमुख कारण यदि पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लेकिन यदि मान लीजिए एक ऑप्शन और दे दे, ई और ऑल लगा दे, तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल, क्योंकि ये सभी जो कारक हैं वह है मृदा अपरदन के हैं, चाहे वो कम मात्रा में हो चाहे ज़्यादा मात्रा में। लेकिन प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई। अगला है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास पर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था?
देखिए जैव विविधता से संबंधित, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करती? देखिए ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी योगदान करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करती है, मीथेन करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है, और सल्फर डाइऑक्साइड करती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड करती है, और जल वाष्प भी करती है। जल वाष्प भी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो जल वाष्प करती है और मीथेन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्लोबल वार्मिंग में कोई योगदान नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, इनमें में से कौन सा कारक भूमि क्षरण के कारण नहीं होता? भूमि क्षरण के कारण नहीं होता, यानी भूमि का क्षरण नहीं करता। अत्यधिक कृषि, वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक चराई। यानी कि कौन सा कारक है जो भूमि क्षरण का कारण नहीं है, यानी भूमि के कटाव का कारण नहीं है? देखिए वनों की कटाई तो है, और अत्यधिक चराई भी है, और अत्यधिक कृषि भूमि के कारण नहीं है, और अत्यधिक वर्षा भी भूमि के कटाव का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल से नाइट्रोजन को निकालकर पौधों के लिए उपयोगी बनाती है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया वायुमंडल से नाइट्रोजन को निकालकर पौधों के लिए उपयोगी बनाती है। तो उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो पर्यावरण अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते हुए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, धन्यवाद।